हेलो गाइस, वेलकम टू संदीप सर जी के। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जी के में। आज ही चालू जल्दी से, दोपहर को 3 बज चुका है और 3 बजे हमारी होती है वन लाइनर की क्लास। 3 PM एवरीडे वन लाइनर। इस टाइम 3 बजे हमारी हिस्ट्री की वन लाइनर की क्लास होती है। 8 बजे 8 PM हमारी पॉलिटी की वन लाइनर की क्लास होती है, पॉलिटी का। ठीक है, और ये 2 क्लासेस वन लाइनर की हो गई। 5 बजे और 6 बजे हमारा क्वेश्चन आंसर का क्लास होता है। सुबह 9 बजे आपका जी के ट्रिक का क्लास होता है और रात को 9 बजे टॉपिक वाला क्लास होता है। सारी क्लासेस होती हैं एवरीडे, मंडे टू सैटरडे। संडे को होता है हमारा ऑफ। ठीक है, सारी क्लासेस लगातार हो रही हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड। वो व्यूज, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं पढ़ाया जाता, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। अपना टारगेट है 10 बच्चे आए लेकिन पढ़ने वाले आना चाहिए। भीड़ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन की क्लास को। पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? फेमस क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। भुवनेश्वर और जो पुरी का टेम्पल है वो किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में। आर्किटेक्ट की शैली होती है नागर। 3 शैली होती है, नागर, वेसर और द्रविड़। फेमस है। मुझे लगता है शायद कि एसएससी रेलवे वगैरह के लिए इतना डीप में नहीं पढ़ना चाहिए। यूपीएससी के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि नागर शैली के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, वेसर के कैरेक्टर क्या होते हैं, द्रविड़ के कैरेक्टर क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो मुझे लगता है शायद कि आपको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं किस दिन वीडियो बना के बता दूंगा। संगम युगीन ग्रंथ तुल्कपियम किस विषय से संबंधित है? बुक है तुल्कपियम। तुल्कपियम जो है वो तुल्कपियार ने लिखा है और ये व्याकरण और काव्य से रिलेटेड संगम लिटरेचर। मैंने आपको एक बार यूट्यूब में पढ़ाया था और यकीन मानिए बहुत ही टफ टॉपिक है वो। संगम लिटरेचर टफ नहीं है, एक्चुअली वर्ड्स उसमें थोड़ा टफ है संगम लिटरेचर में। तो जो संगम लिटरेचर है ये आपका तुल्कपियम जो किताब है व्याकरण और काव्य से रिलेटेड है ना। और व्याकरण को यहाँ पर ग्रामर होना चाहिए था, एक्सरसाइज लिख दिया गया है, ग्रामर होना चाहिए था। डन। चलिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन जो है वो मध्य प्रदेश में, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, नाम आपने सुना होगा। और सोनगिरी का फेमस दिगंबर जैन तीर्थ स्थल बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? जो बच्चे मेरी डेली क्लासेस देखते हैं, और कल मैंने ये चीज़ पेड क्लास में ही पढ़ाई थी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो स्टार्टिंग है किसने लाया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने लाया था। और इनका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे पर वहाँ पर अंग्रेजों के करतूत बताई जाएगी। हालांकि इसका हुआ उल्टा, लोगों ने इनको बेचारे को आरोप लगाना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सर्व टैक्स किस पर लगाया जाता था? एक टैक्स होता था सर्व, ये आपका सिंचाई टैक्स था, इरिगेशन टैक्स था सर्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मखली घोषाल। मखली घोषाल जो है ये आपके आजीवक संप्रदाय के स्टार्टर हैं, फाउंडर हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक थ्योरी है जिसे कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है, आर्थिक दोहन कहा जाता है। ये थ्योरी है दादा भाई नौरोजी जी की और किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब है दादा भाई नौरोजी जी की। अगला है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? आपको पता है जो रोलेट कानून है भारत में 1919 में लागू किया गया था। इसी के खिलाफ आंदोलन हुआ और आंदोलन में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उनके अरेस्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ और उसमें हुआ था खतरनाक, दुनिया का सबसे भयंकर जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? जो विक्रम संवत है कब से स्टार्ट हुआ है? 58 एडी, एडी होना चाहिए थे यहाँ पे। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व है, इंपॉर्टेंट है। ईसवी ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थान भारत के किस राज्य में? बनावली। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट प्लेस है। बनावली हो गया, रोपड़ हो गया, रंगपुर हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, है ना, आपका कालीबंगान हो गया और आपका मेहरगढ़ हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऐसा कहते हैं कि स्कल सर्जरी हुआ करती थी, इसका एविडेंस जो है माय डियर आपको कालीबंगान से मिला है। कालीबंगान एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फेमस क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में ऐसी लड़कियां जो शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था, अमाजू, है ना, अमाजू। जैसे सुश्री होता ना, सुश्री, जैसे आदरणीय सुश्री मायावती हो गई, आदरणीय ममता बनर्जी हो गई सुश्री, और आदरणीय उमा भारती हो गई जिन्होंने विवाह नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो महात्मा बुद्ध जब के टाइम पे कौशल देश में किसका राज था? प्रसेनजीत का, एक राजा थे प्रसेनजीत, उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कौन सा शासक था जिसने वैशाली छोड़कर के पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने, कालाशोक ने। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र नगर जो है, जिसको हम वर्तमान में पटना बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अगर आपने पिछले 2-3 दिन पहले मेरी ट्रिक वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनको याद करने का तरीका बताया था, कैसे कैसे याद करना है। तो अशोक के जो कौन सा नंबर का शिलालेख, 13वां शिलालेख है, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ट्रिक वाली क्लासेस मिस मत कीजिएगा, ट्रिक वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मेरा ड्यूटी है अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से वीडियोज बनाना, कंटेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो एग्जाम में आता है। अब आप लोग बच्चे तो हो नहीं कि आप 2 साल के बच्चे को बैठ के पकड़ के पढ़ाऊँ। मैंने वीडियो बना दिया, अब आप कितना उसको फॉलो करते हैं, कितना उसको देखते हैं, इट्स अप टू यू। अगला है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? और पुष्यमित्र शुंग ने कौन से राजा की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर शासन किया था? बृहदत्त की हत्या करके। और बृहदत्त कौन था? ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था। अगला, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 जो गुलाम हैं उनके दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? आपको पता है, बलबन ने किया था, फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम किंग कौन था? इब्राहिम लोदी। और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा बांकीपुर में नियुक्त किया गया था, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में। इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है और ये औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी रबिया दुरानी के लिए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? एक चित्र फेमस है पेंटिंग बाज, इसके फेमस चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावली के राइटर कौन है? भास्कराचार्य जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल वध किसने लिखा है? ये माघ की कृति है, शिशुपाल वध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यायवाद का अर्थ क्या होता है? स्यायवाद का अर्थ होता है शायद है भी और नहीं भी। एक्चुअली जैनिज्म की फिलॉसफी, अब मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल है तो मेरे को अच्छे से वहाँ पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने आज तक इस पर कभी वीडियो नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीके के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ऑप्शनल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस कारण से मैं इसको कभी कराता नहीं शायवाद। अगर आप बोलोगे तो करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का टीचर कौन था? अकबर के गुरु कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ अकबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था? तो जो कोहिनूर हीरा था जो मयूर सिंहासन पर लगा था, शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था, है ना, मतलब जुमला नहीं, जुमला मतलब मीर जुमला नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो शाहजहां ने महाकविराय कहा था पंडित जगन्नाथ जी को। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा, कौन सा मुगल शासक शाहिद वेस और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वीडियो खत्म होने के बाद देना है। और तीसरा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वीडियो खत्म होने के बाद देना है। मैं फिर से बोलता हूं कि यहाँ पर जितने पॉइंट्स कराए जाते हैं सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, वो चाहे क्वेश्चन वन लाइनर वाली क्लास हो या क्वेश्चन आंसर वाली क्लास हो या टॉपिक वाली क्लास हो।
अब आप क्लासेस को कितना देखते हैं, कितना फॉलो करते हैं, भैया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मन करे बिल्कुल मत देखो, आपका मन करे देखिए। मेरा ड्यूटी है क्लास लेना, वीडियोस बनाना, ठीक है। अब आप उसको देखते हैं नहीं देखते, बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, वो ईमानदारी से सारी की सारी क्लासेस बहुत अच्छे से देखते हैं, कि उनको पता है कि क्लासेस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। बाकी आपका भविष्य है, आपकी लाइफ है, आप जैसा चाहें उसे बना सकते हैं। आप चाहें तो उसे बर्बाद कर दीजिए, आप चाहें तो उसे बना लीजिए। मैं तो यही चाहूँगा भैया आप अपनी लाइफ बना लीजिए, क्योंकि मैं भला ही चाहता हूँ आप लोगों को, तभी वीडियो करता हूँ। चलिए अपना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।